नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शादी समारोह में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और इस हादसे में 22 लोग झुलस गए हैं, जिसमें से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको उरई मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। कोतवाली क्षेत्र के लिंगा गांव का पूरा ये मामला इस वक्त सामने आया है। तो एक शादी समारोह जहां पर गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से कई सारे लोग झुलस गए। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लास्ट कितना भयंकर था। हमीरपुर में कल रात ये ब्लास्ट हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमीरपुर से। शादी समारोह में गैस सिलेंडर फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 22 लोग झुलस गए हैं और जिनमें से 12 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इस वक्त अस्पताल में रेफर किया गया है, मेडिकल रेफर किया गया। 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उरई मेडिकल कॉलेज उन्हें रेफर किया गया है। कोतवाली क्षेत्र के लिंगा गांव में ये पूरा हादसा हुआ है। और देखिए, महिलाएं साथ में छोटे छोटे बच्चे भी इस हादसे में झुलस गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में कई सारे लोग इसकी चपेट में आ गए। करीब 22 लोग इसमें झुलस गए हैं इस ब्लास्ट की वजह से, जिनमें से 12 लोगों को मेडिकल कॉलेज इस वक्त रेफर किया गया, क्योंकि उनकी हालत बेहद ही गंभीर है। राठ तहसील में लीगा गांव है। वहाँ अभी कुछ लगभग 2 घंटे पहले शादी समारोह चल रहा था, तो वहाँ ये बताया गया लोगों ने गैस लीक होने की वजह से आग लग गई वहाँ, और आग में 22 लोग जो जल गए। और 22 लोगों में लगभग 10 लोग तो लीगा गांव के थे, शेष 12 लोग राठ तहसील के दीवानपुर और फरसलाना कस्बे के बताए गए हैं, जो लोग वहाँ काम करने गए थे शादी में। और मैंने आके यहाँ हॉस्पिटल में देखा है, तो यहाँ लगभग 8 या 9 लोग तो यहाँ हैं और उनकी हालत किसी की गंभीर नहीं है। तो ये पूरा हादसा हमीरपुर में सामने आया है, जहां हमीरपुर में एक शादी समारोह चल रहा था और इसी दौरान एक सिलेंडर में अचानक से ब्लास्ट हुआ, जिसमें 22 लोग झुलस गए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मेरठ की, जहां पर 2 दिन के मेरठ प्रवास पर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। देर रात सर्किट हाउस पहुंची है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आज सीसीएस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह के बाद हस्तिनापुर जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होती हुई आज नजर आएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 दिन के मेरठ प्रवास पर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। देर रात सर्किट हाउस पहुंची हैं, जिसके बाद में आज दीक्षांत समारोह में शिरकत करती हुई नजर आएंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। सीसीएस विश्वविद्यालय में जो दीक्षांत समारोह आज रखा गया है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज मेरठ पहुंची है, कल मेरठ पहुंची थी, जिसके बाद में आज सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो दीक्षांत समारोह है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होती हुई नजर आएंगे, और क्या कुछ जानकारी? जी कृतिका, मेरठ में 11 बजे सुबह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिरकत करती हुई नजर आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में। साफ तौर पर देखा जाए तो दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कल मेरठ पहुंची थी। देर रात 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शाम को भी मेरठ में ही विश्राम करेंगे। कल सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय में एक समारोह में शिरकत करेंगे, उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। देखा जाए तो 11 से 2 बजे तक मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। जी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अतुल।
और अगली खबर लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम क्या कुछ है वो आपको बता दें। अब से कुछ ही देर में सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसका आयोजन है, उसमें शामिल होंगे। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम के बाद कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर आज कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर में सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। कर्नाटक के बाद कार्यक्रम के बाद में कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधिमंडल से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब से कुछ ही देर में सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हजरतगंज में उनकी प्रतिमा स्थित है वहां पर पहुंचेंगे, उनको पुष्प अर्चित करेंगे, उनको पुष्पांजलि देंगे। साथ ही साथ हर बार जिस तरीके से कार्यक्रम होता है उस भव्य कार्यक्रम हर बार किया जाता है। सैकड़ों की संख्या में लोग जुटते हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान था देश के लिए, जो विरासतों को जोड़ना, जो उन्होंने अपना त्याग करना, तमाम चीजें ऐसी हैं जिनका बखान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। निश्चित तौर पर यह 9:30 बजे का कार्यक्रम है, अब से कुछ देर में कार्यक्रम होगा। उसके बाद 5:15 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक मुलाकात है जिसमें कर्नाटक का एक प्रतिनिधिमंडल आएगा जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। और यह मुलाकात कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम देने वाली होगी, क्योंकि दो प्रदेशों के बीच जब मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या बेहतर हो सकता है उस पर चर्चा होती है। साथ ही साथ कर्नाटक के लिए उत्तर प्रदेश क्या सहयोग कर सकता है इस पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर इसको लेकर के एक जो प्रतिनिधिमंडल है कर्नाटक से वो पहुंचेगा लखनऊ और 5 गेटी जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर ही मुलाकात होगी। जी, कर्नाटक प्रतिनिधिमंडल जो है आखिर कितने बजे उसकी मुलाकात होगी मुख्यमंत्री से? निश्चित तौर पर 5:15 बजे के आसपास का समय नियत किया गया है, जिस दौरान कर्नाटक का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगा। उसके बाद मुलाकात का दौर शुरू होगा। जी चलिए ठीक है, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट्स लेंगे अश्विनी। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। डिप्टी सीएम ने प्रतिनिधियों से आज मुलाकात की है। आपको बता दें कि एशिया पैसिफिक के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है डिप्टी सीएम ने। अर्जेंटीना के से खाद्य उत्पादों, कृषि, आईटी इंडस्ट्री का अब साथ मिलेगा। अर्जेंटीना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर एशिया पैसिफिक के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एशिया पैसिफिक में प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस समय किस तरीके से बाहरी निवेश आए और किस तरीके से नए इंडस्ट्री लगे, इसको लेकर के लगातार जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार है, वो चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगे, जिससे उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो जल्दी से बढ़ी। $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी ग्रोथ रखी गई है उसको पाने में सफल हो। निश्चित तौर पर उसको लेकर के पूरी सरकार प्रयास कर रही है। देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में कुछ दिनों बाद ही अगले साल जो है ग्लोबल इनोवेशन समिट उत्तर प्रदेश के अंदर होनी। इसके अलावा अभी देखा जा रहा है कि तमाम जो मंत्री हैं इस समय विदेशों के दौरे पर हैं, लगातार जो वहां के उद्योगपति हैं और सबसे ज्यादा जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे संपर्क में है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो निवेश है उत्तर प्रदेश में आएगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए राहत भरी खबर होगी, देश के लिए एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक कहीं ना कहीं हब के रूप में डेवलप हो रहा है। यहाँ एक बड़ी मार्केट है और कहीं ना कहीं जो विदेशी निवेशक हैं वो भी इस मार्केट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश भी उन निवेशकों को अपने यहाँ ला करके यहाँ की जनता, यहाँ के
के लोग हैं उनको रोजगार स्थायी तौर पर देना चाहती है। इसके अलावा जब यहाँ पर इंडस्ट्री लगेंगी, यहाँ पर ग्रोथ होगी तो निश्चित तौर पर उसका फायदा इकोनॉमी को भी होगी। निश्चित तौर पर उसको लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री ने जो है एशिया पैसिफिक के जो प्रतिभागी प्रतिनिधि हैं उनके साथ मुलाकात की। निश्चित तौर पर अर्जेंटीना की अगर बात करें तो अर्जेंटीना जो है भारत की तरीके से ही कृषि प्रधान देश है और वहां पर दुग्ध उत्पादन को लेकर के जो अव्वल देश में है। निश्चित तौर पर उसको लेकर के जो मुलाकात हुई है कहीं ना कहीं इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि जो कृषि उत्पाद हैं उनको लेकर के चर्चा हुई कि जो वैकल्पिक खेती है उससे इतर जाकर के जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं किस तरीके से खेती करें। इसके अलावा बात करें तो दुग्ध उत्पादन में किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाए, इसके अलावा खाद्य जो पदार्थ हैं उनका उत्पादन किस तरह किया जाए, IT सेक्टर है उसको किस तरह मजबूत किया जाए, तमाम बिंदुओं को लेकर के उप मुख्यमंत्री के जो बैठक है वो उप मुख्यमंत्री की जो मुलाकात है वो प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई थी। जी, और इसके बाद में अभी एशिया पैसिफिक का जो प्रतिनिधिमंडल है उससे मुलाकात हुई, इसके बाद में और किन लोगों से मुलाकात होने वाली है खास? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जो तमाम आला मंत्री हैं इस समय लगातार मुलाकातों का दौर उनका जारी है। मुख्यमंत्री खुद लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो दोनों डिप्टी CM तमाम प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात इस समय कर रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी या यूं सरकार चाहती कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा इन्वेस्ट हो और वो इन्वेस्ट जमीन पर दिखाई दे। निश्चित तौर पर उसी को लेकर के लगातार सरकार प्रयासरत है और लगातार मुलाकातों का दौर भी जारी है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब कानपुर की, जहां पर 20 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का दौरा है। कानपुर का जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से वो मुलाकात करेंगे। इरफान के भाई रिजवान सोलंकी भी जेल में मुलाकात करेंगे। सिविल लाइंस के सपा कार्यालय पर पत्रकारों से भी वार्ता होगी अखिलेश यादव की। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इरफान के भाई रिजवान सोलंकी से भी जेल में ही मुलाकात अखिलेश यादव करते हुए नजर आएंगे। सिविल लाइंस के सपा कार्यालय पर पत्रकारों से भी वार्ता अखिलेश यादव करेंगे। तो 20 दिसंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कानपुर दौरा है और कानपुर में जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से वो मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, इरफान के भाई सोलंकी से भी जेल में ही मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि दोनों इस वक्त जेल में बंद हैं। सिविल लाइंस के सपा कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता भी अखिलेश यादव करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कानपुर से। इस वक्त 20 दिसंबर को कानपुर दौरे पर रहेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां कानपुर में जेल में बंद इरफान के भाई रिजवान सोलंकी से मुलाकात करेंगे। साथ ही सिविल लाइंस के सपा कार्यालय पर पत्रकारों से भी वार्ता अखिलेश यादव करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से। 20 दिसंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कानपुर दौरा है, जहां जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात करेंगे और इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी से भी जेल में ही मुलाकात अखिलेश यादव करेंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रामजी शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। रामजी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? अखिलेश यादव 20 दिसंबर को कानपुर दौरा है उनका और इस दौरान सपा के जो विधायक हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे जेल के अंदर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह समाजवादी पार्टी में जो उनके विधायक है इरफान सोलंकी है, उनके भाई रिजवान सोलंकी पर एक महिला घर पर कब्जा करने और उन पर आगजनी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा गया था। इसके साथ ही कई ऐसे और उनके मामले दर्ज जिसमें कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए, जिसमें फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड, इस तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट दस्तावेज थे जो तैयार किए थे और 23 दिन तक लगातार पुलिस से बचते हुए नजर आ फरारी काट रहे थे। ऐसे में जब पुलिस इसके अंदर ज्यादा का था, जब तुर्की की कार्रवाई की पुलिस ने शुरू की तो उसके बाद इरफान सोलंकी अपने साथी 2 विधायक नूरी हसन रूबी और इंसाफ बख्शी के साथ उन्होंने कानपुर कमिश्नर के साथ उनसे आवास में जाकर सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते उनको जेल भेज दिया। इस पूरे मामले में जब वो जेल चले गए तो 20 दिसंबर को जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने डेलीगेशन और अपने कई सहयोगी विधायकों के साथ 20 दिसंबर को कानपुर आएंगे
और कानपुर में आने के बाद जेल जाएंगे, जेल जाकर के वो एडवांस मंत्री और एडवांस मंत्री से मिलेंगे। उसके बाद वह पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे और जो भी सत्यता है, जो जांच है, उसकी निष्पक्ष जांच करने को लेकर मांग करेंगे, उनके साथ एक बैठक करेंगे। ये करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होंगे। सिविल लाइन्स में उनका कार्यालय है कार्यकर्ता का, जहाँ पर पिंटू ठाकुर का नाम बताया जा रहा है। उनके कार्यालय पत्रकार से वार्ता करेंगे, जहाँ पर वो पत्रकारों के सामने अपनी बात रखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, उसको लेकर के सारी चीजें, जिसको लेकर के उनका जो प्रोटोकॉल है वो कानपुर आ चुका है। और 20 दिसंबर को उनको आने को लेकर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं या उनके कार्यकर्ता, उनमें उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और यह भी एक मैसेज देने का प्रयास है कि वो मौके पर आएंगे और विधायक से मिलेंगे और उनको सांत्वना भी देंगे कि किस तरह उनकी जांच को निष्पक्ष किया जाए, उनको किसी गलत पानी न फंसाया जाए। इन सभी चीजों को लेकर 20 दिसंबर को कानपुर आ रहे हैं। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राम जी। और खबरों का सिलसिला ग्राउंड रिपोर्टर में लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। क्या कमाल है। निरंतर शोध, अति उत्तम क्वालिटी, बहुत बढ़िया, और इसका स्वाद आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है और आज 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में पीयूष गोयल शामिल होंगे, जहां आज दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित कॉन्क्लेव में 2 दिवसीय टेक्सटाइल समारोह है, जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो वाराणसी दौरे पर है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। 2 दिवसीय वाराणसी दौरा उनका, और इस दौरान कपड़ा उद्यमियों से टेक्सटाइल पर संवाद करते हुए पीयूष गोयल नजर आएंगे। कपड़ा उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, और साथ ही आपको बता दें कि कॉन्क्लेव में काशी और तमिलनाडु से आए उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगे पीयूष गोयल। और अगली महत्वपूर्ण खबर है प्रयागराज से, जहां पर मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार आज भी सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने पर विरोध दर्ज है। हिंदू पक्ष ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने पर अपना विरोध दर्ज कराया। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ही हिंदू पक्ष ने आज कोर्ट में अपनी दलीलें भी रखी जाएंगी और आज भी मामले में दोपहर 3:30 बजे से हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब गाजीपुर की, जहां पर मुख्तार पर दर्ज गैंगस्टर केस में आज फैसला आना है। MP MLA कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई हुई। 1996 में सदर कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब आज इस पूरे मामले पर फैसला आएगा। MP MLA कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के मामले में यह सुनवाई हुई है और आज इस पर फैसला आना है। 1996 में सदर कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर अब सुनवाई पूरी होने के बाद आज फैसला आएगा। वहीं कानपुर के चौकेरी थाना क्षेत्र में बीते दिनों 2 गुटों में जमकर बमबाजी हुई और फायरिंग भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से अवैध असलहा और विस्फोटक बरामद किए। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान शशांक सांडिल्य, अरिहंत यादव, गगनदीप, अभिषेक, सन्नी, सोनू और अमित कठेरिया के रूप में हुई है। सरकार है, क्यों सरकार की धज्जियां उड़वा दे रहे हो? उनकी अब तक के क्राइम डेटा को देखा गया है और ये पाया गया है
कि इनमें से सभी लोग जो साथ के साथ अभियुक्त अभी आपके सामने लाए गए थे, उनमें से सभी के ऊपर 7 से लेकर 10 तक मुकदमे, किसी के ऊपर 5, किसी के ऊपर 10 गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं। 307, 384 जैसी धाराओं में मुकदमे हैं, 386 जैसी धाराओं में मुकदमे हैं। हमने इन मुकदमों की समीक्षा की है, इनके चार्जशीट की समीक्षा कर रहे हैं, इन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, इन पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई कुछ पर पहले हुई थी और बाकियों पर भी मेरिट वाइज हम एनालिसिस कर रहे हैं। स्पष्ट और साफ विजन के साथ हम कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को न तो कानून हाथ में लेने का मौका दिया जाएगा और न किसी भी सूरत में उसे लॉलेसनेस क्रिएट करने की इजाज़त दी जाएगी। चकेरी में जो कुछ इन लोगों ने किया, कानपुर नगर में, हम कानपुर के सभी वासियों को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हम ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए हम सुरक्षा के भाव और विश्वास को बराबर बरकरार रखने का कार्य करेंगे। वहीं लखनऊ के खुजौली के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार 2 बाइक सवार युवकों की ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार टक्कर हुई। हादसे में दोनों बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और राहगीरों ने ट्रॉली में फंसे दोनों युवकों को बाहर निकाला। पुलिस को सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर है कानपुर से, जहां पर सेंट्रल जोन कमिश्नरेट के उप निरीक्षक के तबादले हुए हैं। आपको बता दें करीब 2 दर्जन उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में तबादले इस वक्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से। करीब 2 दर्जन उप निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में ये तबादले इस वक्त किए गए हैं और उनको काम की जो जिम्मेदारी है उसमें थोड़ा बदलाव इस वक्त किया गया है। सेंट्रल जोन के कमिश्नरेट के उप निरीक्षक के तबादले किए गए हैं। वहीं सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 125 जोड़े विवाह के बंधन में बंध गए। इसमें 123 हिंदू जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जबकि 2 मुस्लिम जोड़ों ने भी निकाह किया। जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायकों ने नवयुगल जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बताते चले कि जिला पंचायत और समाज कल्याण विभाग द्वारा आज जिला पंचायत परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह, सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह, इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान सहित तमाम लोग उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम में 125 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे, जिसमें 123 हिंदू जोड़ों का विवाह और 2 मुस्लिम जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। वहीं बुलंदशहर में सड़क पर चलते चलते एक किसान की अचानक मौत हो गई। साइलेंट अटैक मौत का कारण बताया जा रहा है। अनूपशहर में किसान सामान खरीदने के लिए आया था और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में शूज की एक दुकान में अचानक से आग लगने से करीब 4 लाख का सामान और 10,000 की नकदी जलकर राख हो गई। देर शाम ग्रामीणों ने दुकान के अंदर से धुआं निकलते देखा, जिसकी सूचना दुकान के मालिक को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया। थाना नवाबगंज क्षेत्र के शकरुल्लापुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।